बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मुल्तान में जलसा गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से जो हालात थे वो ये थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया था, जो एटीट्यूड था, वो ये था कि किसी सूरत जलसा नहीं करने देंगे। मुकदमात दर्ज किए, गिरफ्तारियाँ हुई, मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई, तमाम आने जाने वाले रास्ते बंद हो गए, कंटेनर लगा दिए गए, बहुत कुछ होता रहा जो गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर हुआ। और आज जो है उसके बरक्स पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचे। अगरचे उस ग्राउंड में नहीं दाखिल हुए, लेकिन जो घंटा घर चौक है वहीं पे जलसा हुआ। जो तादाद थी, जो शायद अगर एक प्लान जलसा होता तो उसके ऊपर डिस्कशन होती, वो सब बातें इमटीरियल हो गई। और सबसे ऊपर जो बात आ गई गालिब, वो ये थी कि हुकूमती तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तमाम तर ज़ोर के बावजूद जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पावर शो किया। बहुत सारी बातें हुई उसके अंदर। जुम्मे और इतवार को जो इजाफी एहतजाज है अब वो भी अनाउंस हो गया है। 13 दिसंबर के जलसे के लिए कहा गया कि अब अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लें। सबसे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी की आज पहली सियासी तकरीर थी जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पे की। बिलावल भुट्टो साहब तकरीर नहीं कर सके क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन थी वो नहीं लग सकी। फिर उसके साथ साथ जो चूँकि तमाम डिवाइसेस बंद थी, इंटरनेट बंद था, तो वो करेक्ट नहीं हो सके, उनकी तकरीर नहीं हो सकी। लेकिन आसफ़ा भुट्टो ने वहाँ तकरीर की। आसफ़ा भुट्टो की एंट्री, पीडीएम का जलसा, ख़ुद हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हैंडलिंग ठीक नहीं हुई फवाद चौधरी साहब ने। और फिर जो गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल डायलॉग की बात की थी। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी आमिर गौरी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब मोहसिन बेग साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, ये ऐसा लग रहा था नहीं जी किसी सूरत नहीं होने देने, लॉ को हमने हर हाल में इन्फोर्स करना है और ये करके दिखाएं। ये कोरोना की वायलेशन, मुकदमे दर्ज, गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, कंटेनर, और फिर निकला गया तो 100 प्याज 100 जूते वाली बात हो गई। हाँ, मेरा ख्याल है कि गलत पोजीशन ली गवर्नमेंट ने। और वजह ये होती है कि गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर की अथॉरिटी है उसकी अहमियत या उसकी अफादियत उतनी है जितनी उसकी क्रेडिबिलिटी है। ठीक। और क्रेडिबिलिटी इस चीज़ से इस्टेब्लिश होती है कि जो आपने बात की है क्या आप उसको फॉलो थ्रू भी कर सकते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी आपने कहा कानून की अमलदारी होगी और कानून ये कहता है कि हमने इजाज़त नहीं दी, तो ठीक। फिर आपने क्या किया उसके बारे में? कुछ कर सकते थे। अच्छा, तो इसलिए ऐसी बात या ऐसा कानून या ऐसी कानून की वज़हदारी जो कि ऐसा कानून वज़ह करना जो कि काबिले अमल ना हो, मेरा ख्याल है एक गलत उसका उसका बिगनिंग है, गलत बिगनिंग है। तो पहली बात तो यहाँ पे गलत होगी। दूसरी, उनका कंसर्न ये बिल्कुल ठीक है कि कोविड के ज़माने में कोरोना की वजह से बेइंतहा पाकिस्तान इस वक़्त चैलेंजेस में घिरा हुआ है। लेकिन हुकूमतें इम्प्लीमेंट नहीं किया करती हैं ऐसी चीज़ों को। ठीक। आपने पहले भी हमारी खुशकिस्मती कि हमने लॉकडाउन की बात की, लेकिन लॉकडाउन वैसा भी नहीं था जैसा कि हम लॉकडाउन समझते रहे। वो तो अल्लाह ने करम किया पहले मरहले में कि हमारी थोड़ी खलासी हो गई उससे और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस मर्तबा एक आपने खुद ही कह दिया कि हम लॉकडाउन कर नहीं सकते क्योंकि हम मईशत को बंद नहीं कर सकते। ठीक। तो ज़िंदगी भी साथ-साथ चलनी है और कोरोना का ख़्याल भी रखना है। अब ये जब आप ये अवेयर कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने लीडर्स को, अपने तमाम लोगों को, तो उसके बाद फिर ज़िम्मेदारी उन लोगों पे आ जाती है जो कि इस मुआशरे के कर्ता-धर्ता हैं। दुकानदार हैं, सरमायादार हैं, सफारतकार हैं, फिर ये हमारे सियासी लीडरान हैं, वगैरह-वगैरह, ये सही। तमाम लीडरान। इनका काम बन जाता है कि उस पे अमलदारी हो और वो मेक श्योर करें कि वो कोई ऐसा अमल ना करें जिससे कि लोगों की सेहत को और जान को, माल को नुकसान पहुंचे। तो बाहर सूरत अगर ज़िंदगी साथ चलनी है तो उसके अंदर तरीका भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। तो मेरी नज़र के अंदर ये दोनों चीज़ें गलत थी हुकूमत की। हुकूमत का काम इंतबाह कर देना है, बता देना है, लेकिन उसको हम इतने ज़ोर से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कोरोना के कवानीन को। कवानीन का मतलब ये होता है, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान का इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा, तो ठीक। आप फिर ऐसा कानून ले आइए जो कि वहाँ पर उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट आप कर सकें और लॉकडाउन कर दें उसको। जी मोहसिन बेग साहब, जो सिचुएशन हुई वो क्या, मतलब क्या ज़रूरत थी? फिर आप करने देते, आप एक डेमोक्रेटिक अपना पोस्चर देते, कहते जी ठीक है आप जलसे करें। आप तो कहते थे हम कंटेनर भी देंगे और पता नहीं पानी भी देंगे, खाने भी देंगे। अब कंटेनर रख रहे हैं लोगों को रोकने के लिए, फिर रोक भी नहीं पा रहे। बेसिकली मेरे ख्याल में जलसे से इतना इशू नहीं था। इशू था
जो जलसे में तकारीर होती हैं उससे इशू खासा था कि वो तकरीर फिर ना हो। आज शायद गवर्नमेंट उस लिहाज से तो शायद कामयाब रही। नवाज शरीफ साहब ने वालदा की वफात की वजह से स्पीच नहीं की। ठीक। बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच, इंटरनेट और टेलीफोनिक सिस्टम सारा ऑफ किया हुआ था, उसकी वजह से नहीं हुई। लेकिन मसला ये आ रहा है कि इमरान खान साहब से जब ये तवक्को रखी, जब वो आए इक़्तिदार में, तो तवक्को ये थी कि ये थोड़ा सा हट कर रवायती तौर पर जो हुकूमतें किया करती हैं, इनके साथ भी हुआ जब ये लॉकडाउन में धरने के दौरान ठीक। इनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ। तो मकसद ये है कि अगर आपने भी वही काम करने हैं जो आपसे पहले हुक्मरानों ने किए, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह गया। सही। अगर यही परमिशन आप अच्छे तरीके से देते और आवाम को अवेयरनेस देते कि आप मत जाएं, क्योंकि यहाँ इसमें कोई शक नहीं है वायरस बहुत इस बार सीरियस ठीक बात है। सिचुएशन है पाकिस्तान में और दुनिया में। और पिछली दफा तो शायद हम वेदर की वजह से कुछ बच गए, कोई अल्लाह का करम था। लेकिन ये इस बार ये है कि इसके डायनामिक्स वायरस के डिफरेंट है। इसकी पीक तो शायद अल्लाह करे ना ही आए, लेकिन जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है इसमें खतरा बहुत है। लेकिन जब आप पूरी गवर्नमेंट इस काम पे लग गई कि जी कोरोना की वजह से जलसा ना करें और पीडीएम खाली ना करें, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी किया, असद उमर साहब भी थे, मौलाना साहब ने शक्कर में कर दिया। मकसद ये है कि बाकी सारी एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें थोड़ी सी मैलाफाइडी लगती है गवर्नमेंट की कि ये किस सिर्फ ये पीडीएम को रोकने के लिए। तो अब इन सारी कोशिशों के बावजूद जब आप आवाम को नहीं रोक सके, तो फिर आपको परमिशन या आपको एडमिनिस्ट्रेशन को पीछे हटाना पड़ा। और मैं समझता हूं इसमें भी अगर किसी ने शायद इनको अकल दी हो कि आप एंड तक मत जाएं, क्योंकि अगर ये कोई तसादम हो जाता तो ठीक उसमें बात है। नुकसान होना था। पीडीएम की जो मूवमेंट है उसको तक़वियत मिलनी थी कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता या जख्मी हो जाता। तो मकसद ये है कि पहले दिन से ही आपको सोच समझ कर चलना चाहिए। इतने बुलंद बाद दावे, छह मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और बजाय इसके कि ये सारा जोर आपने इनके रोकने पे लगाया, आप आवाम की अवेयरनेस पे लगाइए। आप एसओपीज ऐसे दीजिए जिससे आपकी मईशत भी चल सके और लोगों में थोड़ा एहसास पैदा हो कि हमने एसओपीज का ख्याल करना है। क्योंकि पाकिस्तान में पिछले वायरस जो 6-7 महीने पहले था, उसके बावजूद भी हमने कोई मेडिकल फैसिलिटीज इतनी डेवलप नहीं नहीं, की बिल्कुल ठीक बात है। कि और हम वो उस इतने वक्त तो मोहसिन लोगों साहब को कोई थोड़ी सी कैटर फिर कर सके। केयर थी इस वेव के अंदर, तो वो केयर जो फर्स्ट वेव में नज़र आ रही थी, अब तो वो भी नहीं नज़र आ रही। आमिर गौरी साहब, गवर्नमेंट अचीव क्या करना चाहती थी ये रुकावटें डालकर, और कितना अचीव किया उसने, या उसको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो गया इस एक्टिविटी से? हाफिज साहब, मेरा ख्याल है कि देखें, गवर्नमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेसिस पे होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बेसिस पे होता है, और जो इलेक्शन है वो जो शख्स या जो पार्टी ओवरऑल 33-34% वोट लेके जीत जाती है, वो हुकूमत बनाती है। लेकिन उसको असल में एहसास ये रखना चाहिए कि उन्होंने हुकूमत बना ली है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 65-66% लोग उनके साथ नहीं हैं, और वो ट्रेडिशनली उनकी बात नहीं मानेंगे। अब उसमें होता ही है कि हुकूमत जो है, सारी दुनिया में हुकूमतें जो हैं वो अपनी अपनी अपोजिशंस के साथ मिलकर काम करती हैं, जहाँ पे इस तरह के इशू जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, ठीक। जिससे पूरे मुल्क को खतरा है, हर शख्स को खतरा है। लेकिन सवाल फिर वही है, जैसा शहजाद साहब ने भी कहा, कि हुकूमत का काम सिर्फ बता देना है। हुकूमत हर शख्स को अपने घर के अंदर बंद नहीं कर सकती। और अगर फर्ज किया जो हाल मीशत का हो चुका है इस मुल्क के अंदर, जो लोग बाहर फिर रहे हैं, आप सिर्फ ये कह के कि सड़कें बंद कर दी जाएंगी, मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, मॉल बंद कर दिए जाएंगे, तो यहाँ तक आपने कह दिया। हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो रियासत है, उसके अंदर अपनी रेट को मनवाने की अब कैपेसिटी नहीं रही। इस वजह से कि वो तमाम लोग जिनको हम अथॉरिटीज़ कहते थे, वो अथॉरिटीज़ नहीं है। वो सिर्फ आप ये समझिए कि एक पत्ता है जिससे आपने अपनी जो है वो रियानत को छुपा के रखा हुआ है। तो उसके अंदर जिस वक्त उन्होंने कहा कि जनाब हम ये नहीं होने देंगे, जिस तरह पहले भी मेरे दोस्तों ने कहा कि अव्वल तो इतना बड़ा जो है ना वो बोल नहीं बोलना चाहिए जिसको आप जो है डिलीवर ना कर सकें। और चूंकि आपने 2 दिन पहले देखा कि जो इंटेंशन थी दूसरी तरफ की, उन्होंने 2 दिन पहले ही बगैर किसी प्लानिंग के गेट भी तोड़े जो है स्टेडियम के, और उसके अंदर घुसे भी। तो उनको ये पता था कि यार ये तो ये काम आगे जा सकता है।
तो थोड़ा बहुत वायलेंस डेफिनेटली हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि उनको इजाजत दे के कि आप जो घंटा घर के अंदर इकट्ठे हो जाएं, वो जिन लोगों को मुल्तान की ज्योग्राफी का पता है, उसके ऊपर 6-7 बाजार जो हैं वो आके इकट्ठे होते ठीक हैं। बात। उसके अंदर कहाँ जलसा होगा, वो नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी याद रखें कि सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं पोस्टरिंग कर रहे हैं कि जो कुछ ये एक्टिविटी करें वो सिर्फ एक्टिविटी ना हो, वो पूरे पाकिस्तान को नजर भी आए। तो इस तरह की जगह में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमने जो है वो लाखों लोग इकट्ठे कर दिए। जी वो बिल्कुल। कौन से बाजार को दिखाएंगे, कौन सी स्ट्रीट को दिखाएंगे, कितने लोग हैं जो किला कासिम बाग के ऊपर चढ़े होंगे। तो उस सूरत में मेरा अपना ख्याल है कि दोनों तरफ की कुछ जो है वो दे हैव वन फ्यू पॉइंट्स एंड दे हैव लॉस्ट फ्यू पॉइंट्स। ठीक। असल चीज ये है कि पीडीएम ने जो है वो दोबारा इस तरफ ये प्रूव किया है कि जो भी हमने अपने नाम, अपने जो बेंचमार्क्स दिए थे, उनको हम अचीव करते जा रहे हैं। और असल जो पर्पस है वो दिसंबर की रैली का, लाहौर की, और उसके बाद अगर वो वहां लॉन्ग हमने मार्च देखा कि करते हैं तो लोग तो लोग तो देखे ना, जनाजों पे नहीं रुके। तो वो वो आज लोग जो रुकने तकरीरें को हुई हैं तैयार उसके ही अंदर नहीं है गौरी साहब। अभी तो हम तो आप लोगों से मिल हाँ रहे हैं, अंदाज़ है। शहजाद चौधरी साहब, ये डबल स्टैंडर्ड की बात, ये कुछ इशारा मोहसिन बेग साहब ने भी किया जमात इस्लामी के जलसों का। असद उमर साहब जो खुद आके हमें बताते हैं कि जनाब ये हो रहा है और बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, वो घोटकी में जलसा करते हैं। जमात इस्लामी जो है उस वो जलसे करती है, गो क्या अब उन्होंने अनाउंस कर दिया हम 2 हफ्ते नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से पंजाब में इज्तिमात होते हैं। तो हुकूमत ने तो खुद रोल मॉडल बनना है। तो फिर जब पीडीएम का आर्गूमेंट है वो दुरुस्त साबित होता है कि चूंकि आप हमसे खाइफ हैं, चूंकि आप हमें रोकना चाहते हैं, लिहाजा सारे ही एसओपीज और सारी कोरोना की चीज़ें आप हमारे जलसों पे लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए सब लोग हमारे साथी मेलाफाइडे इसको समझते हैं, ये कह रहे हैं। अगर मेलाफाइडे नहीं भी है तो मेलाफाइडे बन जाता है कि आप एक तरफ को तो आपने एक तरह से क्लीन चिट दी हुई है कि आप हुकूमत जो चाहे करे, या फॉर दैट मैटर अगर आपके कोई इत्तेहादी हैं या पुराने इत्तेहादी हैं ठीक। जमात इस्लामी वाले, वो कर सकते हैं, या कोई और मौलाना साहब भी जाके कर लेते हैं। लेकिन जब आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं तो फिर आपको एक खतरा महसूस होता है। इसमें कोई शक नहीं है ठीक। कि ये एक बेइंतहा खतरनाक किस्म की एक्टिविटी है, क्योंकि इससे, जिसे सुपर स्प्रेडर कहते हैं, ये सुपर स्प्रेडर बन सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज आपने देखा जलसे के अंदर किसी ने कोई किसी किस्म के हिफाजती इकदाम नहीं थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, जी बिल्कुल। मास्क लोगों ने नहीं पहने हुए। और वो आसिफा भुट्टो जो है वो इशारे कर करके लोगों से कह रही थी कि आप लोग मास्क पहने। अच्छा, कहने का तो ये तो अपनी हकीकत है, और इसका हम खमियाजा अल्लाह ना करे, लेकिन हमें भुगतना पड़ेगा कौम की शक्ल में। हम एक कौम की सूरत में इसको भुगतेंगे, इस सारे अपने अमल को। लेकिन एक चीज थोड़ी पॉजिटिविटी ये देख लीजिए कि हुकूमत ने जब ये किया, हम हुकूमत को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बड़ा आसान टारगेट बन जाती है हुकूमत। हुकूमत ने जब ये इशारे दिए कि हम नहीं करने देंगे, तो पता नहीं कितने सारे लोग शायद ना आए हों, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे कोई झगड़ा हो सकता है, कोई ठीक। हुकूमत मुश्किलात खड़ी कर सकती है, पुलिस पकड़ सकती है। तो उससे हुकूमत को ये हमेशा से पता हो कि आखिरी दिन दोपहर के बाद या दोपहर के हम इजाज़त दे देंगे, तो वो कासिम बाग नहीं होगा, ये बाजार हो जाएगा। तो बाजारों के अंदर आमतौर पर मजमे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से मैं एग्री करता हूँ आमिर से, कुछ पॉइंट्स हुकूमत ने लिए और कुछ पॉइंट्स ने लिए, लेकिन एक बड़े छोटे लेवल पे, टैक्टिकल लेवल के ऊपर। जब ठीक। आप स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन लेवल पे देखते हैं तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है, ठीक बात। फायदा इसमें किसी का नहीं है। बेग साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो पीडीएम के काउंटर नैरेटिव गवर्नमेंट दे रही है, जो 6 वुज़रा की आप बातें कर रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना बाय कर रही है पब्लिक उसको? देखिए, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से पब्लिक में जा रहा है, क्योंकि पब्लिक में एक रिजेंटमेंट है। किसी भी इशू पे आप देख लीजिए, पिछले 1-1.5 साल से तो सारे मिनिस्टर बारी बारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं है जो अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन हमेशा आपको पता है अपील करती है आवाम में, ठीक। क्योंकि जो महंगाई है या बेरोजगारी है या जिस तरीके से प्राइस हाइक की गई, वो आवाम के इश्यूज हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे आजमाए हुए लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 2.5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक में जिसकी पेजराई हो, पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती। जॉब्स, महंगाई, बिजली, गैस, इन सब चीज़ों की जो कीमतें हैं, उससे जो इनके सपोर्टर थे और या इनके वोटर थे, वो सब परेशान हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को एक चांस मिला है, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट के अंदर थी अपोजिशन, तो गवर्नमेंट का जो रवैया उनके साथ था, उसकी वजह से वो पार्लियामेंट से बाहर आए और आके सड़कों पे बैठ गए और जलसे जुलूस शुरू कर दिए। अब भी गवर्नमेंट के पास वक्त होना चाहिए।
बजाय इसके कि आप सारा जोर एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाएं, आप उनसे कोई डायलॉग का रास्ता निकालें जिस पे आप उनको राजी कर ये सकें। वुज़रा के क्या या बयानात तो मोहसिन पोस्टपोन कर ले। साहब, वुज़रा के बयानात आपको काउंटर प्रोडक्टिव लगते हैं, या पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको ये अपील करती हैं इस तरह की बातें और ये जबान? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि जब भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और हर इशू पे आके डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वो अपनी अहमियत खो देता है। इवन मैं क्योंकि प्रेस से हूं तो मैं भी समझता हूं कि अगर आप रोज आके एक बजाय इसके कि आप कोई अपनी डेवलपमेंट और अपनी कोई कामयाबी या अपने कोई इनिशिएटिव्स बताएं, सिर्फ अपोजिशन के ऊपर आपका पिछले 2-2.5 साल से निसार होकर जी उन्होंने ये कर दिया और ये कर दिया, वो बहुत देर चलता नहीं है अवाम में, उसको उसी के अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपको पॉजिटिव चीज भी बताइए, इससे नेगेटिविटी मजीद फैलती है। ठीक बात कह रहे हैं। मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, आमिर कौरी साहब वापस आते हैं तो आसफा भुट्टो की जो एंट्री है आज के जलसे में और पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन बेग साहब, आमिर गौरी साहब, शहजाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर गौरी साहब, आसफा भुट्टो एंट्री पीपल्स पार्टी की लिए कितना फ्रूटफुल, इम्पैक्ट कैसा था, क्या होगा फ्यूचर के अंदर, इसी तरीके से एक्टिव रहेंगी या आज के ज़रूरत थी, उन्होंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी थी, इस वजह से की है क्योंकि फ्यूचर में सियासत तो करनी है उन्होंने? देखें, जिस आपने खुद भी कह दिया कि जो वादे किए हुए पार्टियों ने, अगर उनके टॉप लीडर्स ना आ सकें तो अवाम जो है वो डेफिनेटली कल से तो आना बंद कर देगी। और इसी वजह से जिस मरियम ने लाहौर से निकलने से पहले कहा कि उनका ख़ानदान जो है वो इस वक्त दुख में है और वो मॉर्निंग के अंदर है, उन्होंने अपनी दादी जो है उनको भी दफन किया है, तो वो इसको डिले कर सकती थी। लेकिन जिस तरह आपको पता है सियासतदान बातें करते हैं कि नहीं, अवाम की मुश्किलात के साथ जुड़ना है, उसी तरह जैसा बिलावल जो है वो चूंकि अब सेल्फ आइसोलेशन में है, तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि ये ना हो कि हम किसी सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को, लीडर को जो है वो कहें कि आप जाके रिप्रेजेंट करें। हालांकि उनकी फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है उसके अंदर भी गिलानी साहब का शहर है, वो वहाँ मौजूद हैं, उनके बेटों के साथ जाती हुई वो मतलब ज़्यादा जो है फोर्सफुली रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये सोचा कि नहीं, जो खानदान का एक शख्स है उसको वहां पर, तो मेरा ख्याल है कि अपनी तरफ से तो उन्होंने बेहतरीन कोशिश की है। बाकी जो सारे लीडर हैं वो भी देखना फिर वही चीज है कि अभी तक तो जो मामलात हैं वो सिर्फ ये है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाना है। इसके असर जो है वो इसके बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि बातें जो हैं यकीन करें अभी तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर लूजिंग ऑन पीपल्स फ्रंट। इनकी बातें ज्यादा हैं, अवाम के साथ वादे तो अब देखें पिछले 70 साल से होते आ रहे हैं। सही। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की हालत जो है वो बावजूद मुख्तलिफ जो है स्टेप्स लेने के बावजूद, वादे करने के, मुख्तलिफ सिस्टम जो है उनको आप समझिए टेस्ट करने के, आम आदमी की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही। कोरोना होता या ना होता, इस हुकूमत की जो स्केल है इकोनॉमी को ठीक करने की, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, वो बड़ी क्वेश्चनेबल है। रोज मीटिंग करनी और फिर जो है चीजें भेजनी, इनसे चीजें जो है संभल नहीं रही। तो वो अवाम तक जो है मेरा ख्याल है कि कोई भी जो है, जिस तरह आपने पहले कहा कि बाकी जो वुज़रा हैं वो ट्विटर के ऊपर बैठे रहते हैं सारा दिन, और फिर वो कोशिश करते हैं कि मीडिया जो है, मीडिया के जरिए उनका ट्विटर देखें। सारे लोग तो ट्विटर जो है फॉलो नहीं कर रहे, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे वो। शहजाद चौधरी साहब, आज आसफा को अगर आपने क्लोजली वॉच किया हो, एक तो तस्वीर आई उस तरीके की बेनज़ीर से जो शबाहत की गई, उर्दू उनकी मुझे आज पहली स्पीच में एज़ कम्पेयर टू बिलावल भुट्टो ज़्यादा बेहतर लगी, बॉडी लैंग्वेज उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लगी। कितना बड़ा एसेट होंगी पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए, और आज की जो एंट्री है उसको किस तरह से आप देखें? अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज मुझे जो अफसोस हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में से मुकम्मल तौर पर उसका जो पॉलिटिकल बेस है उसका तकरीबन ना होना जो है वो वाज़े होकर सामने आया। अब जो एफर्ट है, चाहे वो बिलावल भुट्टो करते हैं या वो आसिफा को अब सामने उन्होंने किया है, मकसद ये है कि PMLN ने जब अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो तब्दील होकर आती है, हो चुकी है, तो वो अपना बेस किस तरीके से पंजाब में दोबारा बना सकती है या इस्टेब्लिश कर सकती है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दो तरह से कोशिश कर रही है कि जो उसका खोया हुआ
बेस था, पॉलिटिकल बेस, उसको किसी तरीके से दोबारा जगाया जाए या बनाया जाए या रिवाइव कराया जाए। और ये बहुत अफसोसनाक बात होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध की एक पार्टी बन के रह जाती है। यानी आज ये अगर पॉजिटिविटी देखा जाए, देखिए दो तीन चीजें हैं, ये तो हम कह रहे हैं, हमने जो नेगेटिव बातें थी वो कर ली ठीक। पहले सेगमेंट के अंदर। पॉजिटिव बातें क्या है? पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी एक एनर्जेटिक फीलिंग देती है आपको। इसके बावजूद कि हमारे ऊपर कोरोना का डर था, लेकिन आपको एक जज्बा, एक तरह से एनर्जी महसूस होती है जो कि किसी भी पाकिस्तान के सेगमेंट, पॉपुलेशन के सेगमेंट में आती है, हिस्से में आती है, तो वो पूरे पाकिस्तानियों को उसका एक असर जरूर होता है। दूसरा, स्टेज पे अब नेक्स्ट लीडरशिप है, अब उसमें कुछ थोड़ी बड़ी मरियम नवाज शरीफ भी हैं और ये यंगस्टर्स दो जो है बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी हैं। तो आपको पाकिस्तान की मुस्तकिल, अब मैं इससे हम डिबेट कर सकते हैं कि मौरूसियत क्या है, होनी चाहिए नहीं। पाकिस्तान जैसे मुआशरों में जहां पर जमहूरियत भी लूली लंगड़ी होती है, वहां पर मौरूसियत भी साथ साथ चलती रहती है। तो ये एक सफर है जो तय करना है। तो इसलिए मैं मौरूसियत को इतना बड़ा मसला नहीं समझता, जब तक कि ये जो हमारे आने वाले लीडर जो हैं ये ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, वो गलतियां ना करें जो उनके वालिदैन ने की, और पाकिस्तान में सियासत को सियासत के तौर पर अपनाएं, ना कि मशगले के तौर पर अपनाएं। जी मोहसिन साहब, आसिफा भुट्टो की एंट्री को आप किस तरह से देखते हैं आज के जलसे में? देखिए जी, दोनों दोस्तों ने काफी बातें कर ली हैं। मैं इसका नया एंगल ये देख रहा था कि अगर आज भी जरदारी खानदान या भुट्टो फैमिली से कोई शख्स वहां ना आता तो एक अमूमन तासर ये मिल रहा है, और गपशप में भी ये चल रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ने दरे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है एस्टेब्लिशमेंट से, और उस तासर को भी गलत करने के लिए उन्होंने अपने फैमिली से इनको भेजा। और इनकी एंट्री भी ठीक है, नेचुरली एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं तो इन्होंने फ्यूचर में नेचुरली पॉलिटिक्स में ही हिस्सा लेना है। लेकिन वो एंगल जो था कि जी कोई अंडरस्टैंडिंग है जिस वजह से शायद कोई शख्स उनका नहीं आया, तो वो तासर भी ख़त्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ है अगर सब लोग अवाम का इतना अगर आप हजूम इकट्ठा करते हैं तो फिर आपको भी आना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से ये कोई उज़र नहीं बनता। दूसरी बात ये देखनी है कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले दिनों में इसको कैसे हैंडल कर सकती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगला उन्होंने कहा कि जी एहतजाज भी होगा फ्राइडे को और संडे को, मौलाना साहब ने जो कहा है, तो वो नेचुरली ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और मुल्क जो है वो एक केओस में जाएगा अगर ये सारे शहरों में इस तरीके से, चाहे उसका साइज धरनों का या एहतजाज का कुछ भी हो, लेकिन उससे एक नेगेटिव पहलू जाता है, इकॉनमी के ऊपर उसका असर पड़ता है। इकॉनमी पहले ही सबको पता है, सब देख रहे हैं। परफॉर्मेंस पे भी सवाल हो इमरान खान इन हालात में कि गवर्नेंस पे और आपकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल हो। आमिर गौरी साहब, ये आज देखिए भाई वो जी मोहसिन साहब जी नहीं, आप कीजिए सवाल। मैं आमिर गौरी साहब से कहता कि ये जो शहजाद साहब ने कहा कि जी जो नौजवान क़यादत जैसे मरियम हैं, बिलावल हैं, और अब ये लग रहा है कि ये जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो और जो एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन 80s और 90s में थी, ये यंगस्टर्स की वजह से आपको उसमें तब्दीली नज़र आती है कि वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ और वो जो एक लैंग्वेज थी और वो चीज़ें थी, वो फ्यूचर में कम अज़ कम वो नहीं होगी? देखिए, उम्मीद तो रखी जा सकती है इस वजह से कि ये लोग जो हैं इनकी ये और तरह के सियासत को लेके चल रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, जिस तरह मोहसिन भी कह रहे थे कि चूंकि ये जलसे में उनका आना इसलिए ज़रूरी था कि यौम तासीस थी पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को लोग जो हैं वो देखते हैं भुट्टो खानदान के हवाले से, तो गिलानी उनका साहब ने वहाँ कहा होना कि ज़रूरी वो था। लोग कह रहे हैं आपका हम ये जो दूसरों सवाल के है, बच्चों को बुला रहे हैं, इस वजह से अब तो इनकी फैमिली इनके अपने बच्चे भी तो मौजूद। लेकिन जो आपका असल सवाल है उसमें देखें, मुझे थोड़ी सी जो है उसमें एक तरह की मायूसी सी भी है। इस तरह लगता है कि सारी दुनिया में वैसे तो लोग जो है सियासत में हमने बहुत सारी मिसालें देखी हैं जो एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर भी, कि अगर फर्ज किया इंटरेस्ट है बच्चों का, तो वो अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ इस तरह ये बन गया कि शायद इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो ये देखते हैं कि नहीं, हमारे ख़ानदान के साथ जो पर्सनली जुल्म सितम हुआ है, तो वी आर बेसिकली कैरिंग फॉरवर्ड ना सिर्फ एक पर्सनल वॉर, एक पर्सनल एफर्ट, और उसके साथ साथ जो कमिटमेंट है अवाम के साथ, हम उन दोनों को चीज़ों को लेके चल रहे हैं।
और यही वजह जो है वो दूसरी तरफ बनती है। लेकिन ये देखें हाफिज साहब, इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी जाती है वो ये है कि एक नई पार्टी भी जो बनी थी तहरीक इंसाफ, वो भी उसी तरह एक कल्ट ही है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कल्ट्स हैं, अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनी। ठीक एंड बात। दैट इज वाई अगर फर्ज किया कल को ये लोग कहें कि यार मैंने ये काम नहीं करना, मैं कोई और काम करूंगा और पैसे इनके पास बहुत हैं, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ या मैं कहीं इस मुल्क को छोड़ के कहीं और जाके बैठना चाहता हूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी चले गए हैं, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अभी तक यानी 70 साल के बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि वो अपने पैरों पे इस तरह खड़ी है कि उसका अगर लीडर कल को वो सेहत चला की भी वजह जाए तो से उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चला इतना जाए, मजबूत हो कि उसकी तो लीडरशिप के जाने की ये वजह लोग से जो है पॉलिटिकल तकदीरें पार्टी जो है करेंगे, ना। इनके पास ना कोई प्लान है ना कोई पॉलिसी ठीक। है। शहजाद साहब, ये मैं ब्रेक पे जाने से कबल मुझे एक छोटा सा ये आंसर दे दीजिएगा कि आज जो एक्टिविटी हुई, रुकावटें तोड़ी, घंटा घर चौक पहुंच गए, कितना दिल बड़ा हुआ होगा पीडीएम का इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के हवाले से कि कल को जी अगर हमें रोकने की कोशिश भी करेंगे या वर्कर्स का अपोजिशन पार्टीज के। देखिए, मकसद ये है कि ये करना क्या चाहेंगे जब ये इस्लामाबाद की तरफ आना चाहते हैं। इनके पास एक मिसाल है, नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च वो जो था चीफ जस्टिस इफ्तिखार के ये लिए जो ठीक। किया था, उसकी एक मिसाल मौजूद है। अब उस मिसाल को सामने रख के अगर इसको रिपीट चाहते हैं और उस किस्म की रेपुटेशन, तो वो इनसे देखिए ये क्या कह रहे हैं 2-4 दिनों ये 2-4 हफ्तों से या 2-4 महीनों से कह रहे हैं हमसे बात की जाए। पहले उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट बात करे, जो लाने वाले हैं वो बात करें, फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान बात करे, यानी कोई ना कोई तो इनसे बात करे। तो मेरा ख्याल है कि जब ऐसा मौका आएगा, और तीसरी बात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा जब लाहौर से ये फैसला होगा कि अब हमने लॉन्ग मार्च करना है इस्लामाबाद की तरफ। क्या पीपल्स पार्टी उस मौके पे साथ चलेगी? क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि तमाम का तमाम सियासी निज़ाम उस ठीक। वक्त एट स्टेक हो जाएगा। ठीक। जब और आप एट स्टेक करना चाहेंगे तो क्या और उसमें लॉन्ग जिंदगी लॉन्ग सियासत मार्च भी में अगर एट स्टेक चलेंगे कर भी देंगे? तो फिर क्या उसके बाद जो इस्तीफों वाला मरहला है उसमें साथ होंगे या नहीं होंगे, जबकि आपकी सिंध में गवर्नमेंट भी जी है। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं। तो जो डायलॉग की बात की है शहजाद चौधरी साहब ने और नेशनल डायलॉग की बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है, क्या वो मुमकिन है? वे आउट क्या होगा इस अपोजिशन की जो मूवमेंट है, उससे क्या निकल सकता है, क्या हो सकता है? इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। शहजाद चौधरी साहब, आमिर गौरी साहब, मोहसिन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, ये फ्यूचर पॉलिटिक्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा? ये बातचीत होगी, नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, शहजाद साहब कह रहे थे वो वो कह रहे हैं अपोजिशन के हमसे बात करें, बात करेंगे किससे, कौन बिठाएगा, जो बिठाने वाले हैं उनके ऊपर भी एतराज़ात और चीज़ें हैं, ये क्या होगा आपके ख्याल में? आप मुझसे पूछ रहे जी हैं? जी मोहसिन साहब। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्यूचर में तो देखिए, वो तो जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी लेके जा रहे हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि गांधी पड़ेगा। बहरहाल एंड ऑफ द डे आपको किसी न किसी तरीके से टेबल पे बैठना है, और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो अपोजिशन है, जिस जमहूरियत की ये सब बात करते हैं, उसमें अपोजिशन एक पार्ट है जमहूरियत का। नेचुरली ये लोग भी वोट लेके ही आए हैं, जैसे भी हैं, करप्ट थे या डाकू थे या चोर थे, तो पार्लियामेंट में तो वो मौजूद हैं। तो उनको पार्लियामेंट की हद तक ही रख के इनसे डायलॉग भी किया जा सकता था। जो रिजर्वेशंस थी ठीक। और जिस तरीके से हुकूमत का तर्ज अमल था, उसको थोड़ा सा इनको चेंज करना पड़ेगा। और जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से नीचे आके और इस मुल्क की खातर और आवाम की खातर बात करनी पड़ेगी। अब खान साहब अगर किसी सूरत भी डायलॉग नहीं करना चाहते और वो रोज कहते हैं एनआरओ, तो मैं समझता हूं कि शायद फिर हालात किसी के काबू में ना रहे आने वाले दिनों में। सही। और मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट जीत जाए या अपोजिशन जीत जाती है, लेकिन मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा और मुल्क हार जाएगा आपका। क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट अभी तक एक्ट कर रही है, आप देखिए, खान साहब कहते हैं मैं 22 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन इनके पास एक फाइनेंस मैनेजर नहीं था, एक एनर्जी का मिनिस्टर नहीं इनको मिल सका, एक इकोनॉमिस्ट इनको नहीं मिल सका 22 साल में। कोई टेक्नोक्रेट्स जितने भी ये बायस लाए सारे फ्लॉप हुए। कोई ऐसा वे आउट नहीं है गवर्नमेंट के साथ कि आने वाले 2.5 साल ये इकोनॉमी को, ठीक बिजनेस है। को या इस गवर्नेंस को कैसे बेहतर करेंगे। ठीक है। तो ऐसे हालात में
मैं समझता हूं और कि फिर बजाय जब इसके कि सियासी मजीद अदम गम इस्तेहकाम भी पड़ हो तो जाए। फिर और मुश्किल होगी। आमिर गौरी साहब, होगा क्या? रिजिड पोजीशन है, दोनों ने अपनी पोजीशन ली। अपोजिशन कहती है कि इनसे बात ही नहीं करना, ये जाएंगे तो इनके बाद बात होगी। वो कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। निकलेगा क्या? हाफिज साहब, अगर ये चीज तस्लीम कर ली जाए, थोड़ी सिर्फ आप ये समझिए कि डिबेट के जी। तौर के ऊपर, कि जो पीडीएम कह रही है कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ये सबसे बड़ी जो पॉइंट है मेरे नज़र में वो ये होगा कि जो सिलेक्टर्स हैं, ये उनकी प्रेस्टीज का मसला है। अगर वो इस हुकूमत को लेके आए हैं तो वो इस हुकूमत को गिरने तो नहीं देंगे जब तक हालात उनके हाथ से ना निकल जाएं। अच्छा, हालात से इनको कौन निकालेगा? लेकिन लीडरशिप जो है, उस प्रेस्टीज के चक्कर के अंदर अगर आप मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, वो प्रेस्टीज तो देखिए ये वो हाफिज प्रेस्टीज साहब, वो प्राइड हो जाती है अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती। अगर परफॉर्मेंस अच्छी आपकी नहीं है तो प्रेस्टीज कैसे बचाएंगे? आप भी उतनी बेहतर तौर पे जानते हैं कि इस ये जो सारा झगड़ा इसमें चल रहा है इस वक्त, इसमें अवाम जो है ना, जी। उनकी भलाई जो है वो इशू नहीं है। वो इशू वो है कि जिनसे हुकूमत छीनी गई है और जिसने छीनी है अब उसको गिराया जाए। इसी वजह से आप ये देखें ना, ये जो डबल मैसेजिंग है कि एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हम जनवरी तक इसको गिरा देंगे, ये ठीक। सेनेटर ये रहेगा ही नहीं, ठीक। इसकी हुकूमत चली जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ से जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग की जरूरत है। भाई, अगर आप उसको गिराना चाह रहे हैं तो डायलॉग के ऊपर इस वक्त जो है ना, वो मिक्स मैसेजिंग ना करें। दूसरे लोगों को ये ना बताएं कि जनाब आप हमारे से बात करें, हम बेहतर कर देते हैं इकोनॉमी को। देखें, असल इस वक्त मतम नज़र क्या है? अपोजिशन अगर तो ये चाहती है, वो जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि ये एनआरओ चाहते हैं, वो कहते हैं हमने एनआरओ मांगा ही नहीं है, तो इसमें अवाम जो है ना उसको फिलहाल आप बाहर रखते हैं, इसलिए कि उसकी सही। कोई बात नहीं हो रही। इस वक्त बात जो है वो पर्सनैलिटीज की है, पोलिटिकल पार्टीज की, अपनी गवर्नमेंट की है। तो उस सूरत के अंदर इस डबल मैसेजिंग के साथ देखें, जनवरी इतना दूर नहीं रह गया। अगर तो ये 11 पार्टियां जो हैं ये मिल के अगर ये मार्च करती हैं, इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलती हैं, जो मेरा ख्याल में इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, इस वजह से कि मामलात जो हैं वो जो खित्ते के मामलात हैं उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, और जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो बड़ी जो है बुरी तरह मजीद बदतर हो रही है। लेकिन तो उस इवेंट्स सूरत हाथ में नहीं रहते ना आमिर में गौरी साहब। प्लानिंग तो होती है मगर हाथ में नहीं रहती चीज़ें। मैं सूरत है। वही कह रहा हूँ। देखिए, मैंने यही कहा कि अगर फर्ज किया जिस तरह ये आज मुल्तान की चीज है, अगर यहाँ झगड़ा हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे मामलात हाथ से निकलते हैं, गोली चल जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत आप ये समझिए पॉलिटिकल आप कैपिटल इमरान खान के पास है, वो हवा में उड़ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? शहजाद चौधरी साहब, मुझे अ, ये फरमाइएगा कि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि नेशनल डायलॉग हो। ये शहबाज शरीफ साहब की अपना नुक्ता नज़र भी हो सकता है, लेकिन जो जिस किस्म की हमारे पास मालूमात हैं, नेशनल डायलॉग की बात हो रही है और लोग चाहते हैं कि नेशनल डायलॉग हो, मगर होंगे कैसे उसके लिए कोई माहौल नहीं बन रहा। कुछ ना कुछ बीच के अंदर गड़बड़ हो जाती है और हम सिर्फ इवेंट्स को देख रहे हैं कि वो अनफोल्ड हो देख तो उसके अंदर कोई चीज़ हो जाए। हाफिज साहब, देखिए बात यह है कि जो कुछ हम बैठे देख रहे हैं, आवाम देख रहे हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट वो सब कुछ नहीं देख रही है? ठीक। एग्जैक्टली देख रही है। देख रही है कि मिस गवर्नेंस है, देख रही है कि मईशत का बुरा हाल है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट होती है। दुरुस्त। इस मईशत के ख़राब होने की बुनियाद क्या है, ये कहाँ से मामला ख़राब हुआ। बेशक ये एक इतनी काबिल हुकूमत बिल्कुल नहीं है, मैं नर्म अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आने वाले हैं वो इससे बेहतर गवर्नेंस दे पाएंगे। 5 साल पीपल्स पार्टी के, 5 साल पीएमएलएन के, और अब आप एक तीसरे मरहले में हैं, एक और 5 साल के दौर में, जिसका 2.5 साल गुजर गए और आपने ये 12.5 साल का रिकॉर्ड देख लिया और आपने कहा कि हम मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये इस्टेब्लिशमेंट वो भी देख रही है, ये सारे मामलात को जानती है। अच्छा, दूसरी बात, इस तरह की गवर्नेंस और इस तरह की महंगाई, इस तरह की मुश्किलात जो कि आज पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं, इससे बहुत पहले इन अवाम को इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म के बगैर ही सड़कों पे आ जाना चाहिए था। सही। क्या वजह है कि वो सड़कों पे नहीं आ रहे? ठीक। क्या वजह है कि वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ निकल नहीं रहे उस तरीके से जिस तरीके से कि ऑपोजिशन चाह रही है? सही। क्योंकि उनको पता है कि जो दूसरी साइड है, जो अल्टरनेट है, उसका क्या हाल है। इसलिए मेरी नज़र के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम की एक कमज़ोर सी शक्ल भी इतनी एसेंशियल और क्रिटिकल है कि इस इस्तेहकाम को मेंटेन किया जाए। उसके लिए मैं एग्री करता हूँ आमिर गौरी से कि ये इस्लामाबाद का जो लॉन्ग मार्च है या जो इंटेंडेड लॉन्ग मार्च है, ये नहीं होगा। इसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी जी। तकरीबन उस तरह की जो कि ऑपोजिशन चाहती है। फिर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर एक सतही सी, वो इसका इंटरेस्ट नहीं है कि फौज होगी या नहीं होगी। ठीक। जीबी में नहीं करनी थी तो फिर भी बिठा दिया था, तो ना करते इसके बगैर फौज के।
लेकिन कहने का मतलब ये हुआ इलेक्शन कमीशन का भी मामला होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा मामला नैब की आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी, और फिर ये जितनी भी एहतसाब है इसको आप भूल जाइए। तो ये इसकी बुनियाद पे, शहजाद साहब इस कीमत पे इस्लामाबाद का एक मामला मुझे नहीं है। और जवाब दे दीजिएगा शॉर्टली, क्योंकि मैं फिर प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जाऊँ। वो ये कि फिर ये जो आपने मंजरनामा बताया, ये कहतुर रिजाल की जो सिचुएशन है, ये तो फिर बहुत अलार्मिंग है हमारी मुल्क के लिए या रियासत के लिए। बदकिस्मती है, लेकिन जी ये है कि देखिए अब ये नीयत का मामला है। नियत के साथ अगर ये लोग चलेंगे ठीक। तो इनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। सिर्फ नाअहली का मामला नहीं है, जी जी जहाँ आमिर पर गौरी साहब। कुछ काबिलियत है वो। हाँ, मैं इसमें थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा। जो शहजाद कह रहे थे, देखें कहतो रजाल जो है ना, वो सियासत में शायद हो सकता ठीक। है, लेकिन जो अदारे हैं वो पिछले 70 साल से चल रहे हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी चल रही है, पाकिस्तान की आर्मी चल रही है, एस्टेब्लिशमेंट के सारे अदारे चल रहे हैं, अदलिया चल रही है। वहाँ भी सवाल डेप्रिसिएशन तो हुई है। नहीं, वो देखिए, वो तो इन्हितात जो है वो गलत पॉलिसीज की वजह से और ठीक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से है। ठीक। लेकिन अगर फर्ज किया कि जिस तरह मैं बात करूंगा इकोनॉमी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, देखें वो जो दरमियान में सुनहरी दौर आए थे ना, उस वक्त हम किसी के लिए कुछ जंगें लड़ रहे थे, किसी के लिए कुछ परफॉर्म कर रहे थे, ठीक। तो हमें पैसे आते थे। वो पैसे बंद हो गए हैं। अब कोई भी हुकूमत अनलेस ड्रामेटिकली इकोनॉमी को देखा जाए, आप ये देखें जो पाकिस्तान के 5-6 बड़े शहर हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनको गांव चलाते हैं इस मुल्क के, और गांव जो हैं वो इस कदर तबाह हो चुके हैं कि वहां से किसान अपनी जो छोटी फसलें हैं ठीक। उनको छोड़ के, अपनी छोटी जमीनों के टुकड़ों को छोड़ के शहर में इसको उम्मीद में आ रहे हैं कि शायद उनको यहाँ पर डेली वेज बेसिस पे काम मिल और जाएगा। मैसअप हो रहा है उसके गवर्नमेंट नतीजे के में। पास कोई प्लान नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अगर मोहसिन बेग साहब, लास्ट 70% सेंटेंस सर, प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। एक पॉइंट 5 सेकंड में, जी कि अगर 70% का जो एग्रीकल्चर मुल्क है उसको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है, चीनी बाहर से मंगवानी पड़ रही है, चावल जो है वो क्वेश्चनेबल हो चुका है, कपास जो है वो क्वेश्चनेबल हो चुकी है, तो आप मुझे बताएं इकोनॉमी किस तरह चलेगी? 24 बिलियन की टोटल ठीक एक्सपोर्ट है और 20 बिलियन की टोटल जो है वो रेमिटेंसेस हैं। इसके ठीक। अलावा पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को ड्रामेटिकली चेंज करना पड़ेगा, और इनके पास वो वो तो फिर ड्राइवर्स नहीं सियासी है। अदम तो इकोनॉमी इस्तेहकाम जहाँ होगा वहाँ कैसे ठीक होगी। मोहसिन बेग साहब, लास्ट सेंटेंस सर। देखिए, आमिर गौरी साहब जो बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कंट्री था, आपने इस साल भी 1650 रुपए गंदम की प्राइस रखी है। जी 1650 में कोई शख्स भी गंदम नहीं उगाएगा। जी। आप 2000 रखते और और जो पाकिस्तानी इंपोर्ट करते करेंसी हैं वो में आप 2000 में 2000 पड़ देते। जाती है। नहीं जी, वो डॉलर आपके पास है ही नहीं, जी उसपे कमीशन माफिया है। ठीक खान साहब कहते हैं मैं ऑनेस्ट हूं, मैं किसी को खाने नहीं देता। उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनके नीचे जो लोग हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट ठीक। करके इस इकॉनमी को किस तरीके से उन्होंने तबाह किया। आज भी एसआरओज इशू हो रहे हैं। आज भी आप देखें, आज भी आप ये कहते थे मैं कर्जा नहीं लूंगा, हर वीक 300 350 मिलियन डॉलर ये कर्जा ले रहे हैं, और जिस रेट पे ले रहे हैं वो 12.5% पे है। वो ठीक जुल्म है इस मुल्क के साथ। ठीक। तो आप मतलब जो कोलो फेल में तजाद आपने बताया वो ही हुआ। आपने कहा कुछ कर कुछ और रहे हैं, कौम को फिर भी नेशनल टेलीविजन पे आके झूठ बोल रहे हैं कि इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, हालात बेहतर। कहां हो रहे हैं जी बेहतर? ठीक। आपको कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है इकॉनमी का जो पॉजिटिव सेंस में जाए या फ्यूचर में चला जाए। तो बात यह है कि जब तक आप सोच के ठंडे दिल से अपोजिशन को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें और इस मुल्क का सोचें, और जो आपकी ईगो है कि मैंने अपोजिशन को बिल्कुल सिरे से रहने ही नहीं देना, ये अगर अपोजिशन सारी भी खत्म हो जाए तो कोई और निकल आएगा आपको अपने। ठीक, वो खुद ही तो काफी, मकसद उनके ये है कि अपने मुल्क बयान ही पहले काफी है है, उनकी अपोजिशन के लिए। अपोजिशन बाद में। मोहसिन बेग साहब, आमिर गौरी साहब, शहजाद जी। चौधरी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।